हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो बहुत खास है, खासकर जो जून 23 या ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए ये आई ओपनर वीडियो होने वाला है। इसमें हम CMA का जो दिसंबर 22 का पेपर हुआ है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि अटेम्प्ट कैसा था। और काफ़ी आप सुनोगे इसके बारे में जिन्होंने दिया है। ऐसा ऐतिहासिक ये पेपर रहा है कि इसके बारे में आप ज़रूर सुनोगे जो बच्चे जून 23 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम डिकोड करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्या पेपर था, कैसा था, चैप्टर वाइज वेटेज कैसा था, बच्चों का पेपर कैसा गया, क्यों गया, अब क्या वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्टिव बातें हैं इस पे हम बात करेंगे और क्या गलतियां बच्चे करते हैं नॉर्मली। मैंने अपनी तरफ से क्या चीज़ें हमेशा से की हैं कि बच्चे गलती न करें, सब एक एक करके हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये सजेस्टेड आंसर्स हैं मेरे हिसाब से। इस बार जो ये आंसर्स हैं ये इसको मैं ड्राफ्ट नाम दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टिपिकली ओवर 2-3 ईयर्स मैंने देखा है कि मैं सजेस्टेड आंसर थ्रू आउट देते आया हूँ हमेशा से। तो उसमें 2 से 3, मैक्सिमम 4 करेक्शंस होती हैं, मतलब मेरे ह्यूमन एरर्स होते हैं और होते हैं, एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3-4 करेक्शंस तो होती हैं। ठीक है, और वो बाद में मैं करता हूँ, जैसे जैसे बच्चे कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं, फिर मैं वेरीफाई करता हूँ, फिर मुझे गलती पता चलती है, फिर मैं अपडेट करता हूँ और फिर मैं फाइल को फिर से अपडेट करता हूँ। बट ओरिजिनल जो फाइल थी काफ़ी बच्चों ने उसी को यूज़ कर ली होती है, उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस कर ली होती है, जो भी डिसीजन लेने होते हैं ले लिए होते हैं। तो वो इस बार न हो, इसीलिए मैं अभी ये जो फाइल दे रहा हूँ इसको मैंने नाम दिया है ड्राफ्ट। ठीक है, प्रिलिमिनरी आंसर्स हैं और इसमें अब जो भी बदलाव होंगे 3-4 डेज मैं दूंगा। और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ इसमें कि आपको जो भी इसमें से आंसर्स गलत लगे आप मुझे इन्फॉर्म करें। मेरा जो स्टाफ का नंबर है 7249 वो मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप व्हाट्सएप करके जो भी आपको कन्फ्यूजन है, हो सकता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो सकता है जेन्युइनली मेरी कोई एरर हो, जो भी होगा हम निपटाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे और करेक्शन रिक्वायर्ड होगा मेरी तरफ से तो मैं कर लूंगा। ठीक है, और फिर मैं एक फाइनल रिलीज करूंगा। तो जो भी बच्चे मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं इससे अभी फाइनलाइज मत करें। ठीक है, इससे आपको एक जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि 2-4 चीज़ों से ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं टिपिकली। ऐसा नहीं कि 10-12 आंसर मैं चेंज कर दूंगा, आधा पेपर ही आधे आंसर्स चेंज हो जाएंगे, इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। 2-4 क्वेश्चन ही आंसर चेंज होते हैं। ठीक है, तो फाइनल जब रिलीज होगा उसके हिसाब से आप फाइनल जजमेंट लेके अपना जो भी डिसीजन लेना है पर्सनल लेवल पे आप ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये फाइल मैं टेलीग्राम में डालने वाला हूं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलो, तो ये प्रॉपर पूरा फाइल है। ये सेट बी है जो मैंने यूज किया हुआ है, सेट बी के हिसाब से आंसर बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये पूरे आपके आंसर्स हैं। ठीक है, ये पूरे आपके आंसर्स हैं। अब पहली बार मैंने इसमें नॉट श्योर करके 1-2 आंसर किए हैं। ठीक है, नॉट श्योर का क्या मतलब है? नॉट श्योर का मतलब है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्वेश्चन गलत है या सही आंसर क्या है, कंफ्यूजिंग है। मतलब क्लियर जजमेंट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एट दिस पॉइंट, तो इसलिए मैंने वहां पे नॉट श्योर लिखा है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर कि वो रॉन्ग है या उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ आंसर देता हूं आई हैव टू जस्टिफाई इट। समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं आंसरेबल हूं, मैं कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूं, मैं इंस्टा पे रिप्लाई करता हूं, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिप्लाई करता हूं जितनी मेरे से कोशिश होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं वो टीचर हूं जो अप्रोचेबल ही नहीं है और मैंने दे दिए अब कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा तो है नहीं, मुझे जवाब देना पड़ता है। इसीलिए मैंने नॉट श्योर लिखा है कि कुछ भी आंसर देने से बेटर है नॉट श्योर लिख दो। इंसान है भाई, ठीक है, इंसान है, एक्सेप्ट कर लो, इंसान है। ठीक है, तो इस पूरे पेपर में जो काफी बच्चों को जानना था वो मैं ये बता रहा हूं, स्टार्ट ही वहीं से कर रहा हूं। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन क्लियर कट रॉन्ग है। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर कट रॉन्ग है। कौन कौन से हैं और क्यों हैं पहले मैं फटाफट आपको बता देता हूं। ठीक है,
तो दो क्वेश्चन जो रॉन्ग है वो है 21 और 53। ठीक है, आ जाओ देख लेते फटाफट। 21 और 53। 21, ठीक है। ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें दिक्कत ये है कि डेटा प्रॉपर नहीं है। ठीक है, आपको एक तो जो ये है क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स नहीं दिए। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको रिजर्व्स भी दिए हुए हैं कि जब एक्वायर किया था उस डेट पे कितने रिजर्व्स थे। ठीक है, ऑन दैट डेट। ठीक है, तो वो सब दिया हुआ है। बट ईयर एंड में कितने प्रॉफिट्स हैं जिसको आप स्प्लिट करते हो, वो सब जो होता है वो दिया ही नहीं है। तो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालोगे कैसे? सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा उसमें। ठीक है, शेयर कैपिटल आएगा और कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर आपने निकाला है तो आपको पता होता है कि शेयर कैपिटल होता है, फिर प्री प्रॉफिट्स आते हैं, फिर पोस्ट प्रॉफिट्स आते हैं। तो इसमें प्रॉफिट्स ही नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया है। मेरे हिसाब से ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रॉपर आंसर इसका नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए गलत है क्योंकि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे वो सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आते हैं 53 पे। ठीक है, ये वाला है, जर्नल प्रॉपर कंटेन्स डैश दैट कैन नॉट बी एंटर्ड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। तो इसका राइट आंसर है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, मॉड्यूल से बिल्कुल उठा के पूछा है, तो आंसर आना चाहिए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, पर वैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आ सकता, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो भी नहीं आ सकता, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं आ सकता, रेक्टिफिकेशन नहीं आ सकता। इसका आंसर है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये गलत है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन क्लियर कट गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो है कि जो आई एम नॉट श्योर वाले हैं 30 और 72। ठीक है, 30 एंड 72, इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये वाला है, देखो ये आपको भी परेशान किया होगा अगर आपने दिसंबर 22 दिया होगा कि if a company has a PV ratio of 40%, by what percentage sales must be increased to offset 10% reduction in selling price? तो ये मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि ये क्या पूछा है कि सेलिंग प्राइस में अगर रिडक्शन हो रहा है तो सेल्स कितना बढ़ाए। अरे सेल्स के अंदर तो सेलिंग प्राइस भी आ गया ना। सेल्स मतलब क्या, सेल्स वॉल्यूम या सेल्स वैल्यू? और अगर सेल्स वैल्यू है तो कैसे आएगा, उसके अंदर ही तो सेलिंग प्राइस इंक्लूडेड होती है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएट करके बनाया गया है, पर ये प्रॉपरली बना नहीं है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपके बुक में या इधर उधर पास पेपर में भी आपको दिखेगा उसमें, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कि सेल्स में चेंज दिया होता है और उसके वजह से वेरिएबल कॉस्ट कितनी चेंज करें ताकि हम सेम प्रॉफिट अर्न कर सकें, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो वहां आप लॉजिक लगा के आंसर दे सकते हो। इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पूछा क्या है। ठीक है, क्योंकि सेल्स में ही रिडक्शन हो रहा है प्राइस में, और सेल्स को ही कितना बढ़ाएं ये पूछा गया है। ठीक है, टू ऑफसेट द 10% रिडक्शन। अगर इसको मैं सही भी मानूं या इसको मैं सेल्स को यहां पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो उसका आंसर आना चाहिए 11.11% मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से, या 9 पॉइंट जो भी है, तो वो वैसा कोई आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है। तो जो भी आंसर्स दिए हैं मेरे हिसाब से उसमें कोई आंसर है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ही मतलब थोड़ा सा गलत है या आंसर मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होगी। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन ही प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है तो मैं मतलब इसको सॉल्व नहीं करना चाहूंगा, इसमें अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको कहूंगा कि आप कट कर दो, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूट देखो आंसरेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट आके आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देगी, ये प्रॉब्लम है अपने सिस्टम का। ठीक है, आपके सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आर्ग्यू तो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। कोई बच्चा मेरे से आर्ग्यू करता है तो इट्स वेरी नेचुरल, मुझे कोई हैरानी नहीं होती। उसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर चेंज होगा, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, कि ये एक आध क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा दिमाग लगा के अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम करना या अपना माइंडसेट खराब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चुपचाप कट करके आगे निकलो। ठीक है, हमको कोई 99 मार्क्स तो लेने नहीं है। ठीक है, चलो
और फिर एक आता है 30th क्वेश्चन, ये वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टिव मेजर टू इंक्रीज द ईवीए ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ हायर कॉस्ट डेट इंस्टेड ऑफ लोअर कॉस्ट इक्विटी। ठीक है, ये बस यही मेरे को लाइन इंटरप्रीट करते हुए नहीं आ रही है कि हायर कॉस्ट डेट इंस्टेड ऑफ अ लोअर कॉस्ट इक्विटी, ये नहीं जमा मेरे को। ठीक है, बस ये एक लाइन की वजह से आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अगर ये लाइन प्रॉपरली ड्राफ्टेड होती तो ऑल ऑफ अबव आंसर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बी और सी मेरे लिए ओके हैं। ठीक है, इंक्रीज एसेट टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो बढ़ाओगे, यस ईवीए बढ़ेगा। जनरेट मोर रेवेन्यू यूजिंग मोर कैपिटल, अब इसमें भी मोर कैपिटल मोर रेवेन्यू तो अज्यूम कर सकते हैं कि ठीक है ईवीए बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ऑल आ सकता है, लेकिन ए में जो लैंग्वेज है उसके वजह से आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए इसमें दिमाग मत लगाओ, प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं किया गया इसमें मेरे हिसाब से, सब मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, तो बस ये 4 क्वेश्चन है जिन्होंने मुझे परेशान किया। ठीक है, बाकी सब आई थिंक आई वॉज ओके विथ। ठीक है, तो बस ये 4 क्वेश्चन है जो मैं चाहूँगा आप इग्नोर करो, और उसके अलावा जो है उस पर ज़्यादा फोकस करो, उस पर ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबके वर्किंग नोट्स दिए हैं सर। ठीक है, मैं जो भी आंसर कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट की तरफ बस मैं पावर नहीं दिखा रहा हूँ कि बस ये मेरे हिसाब से ये है, अब मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया, मैं आंसरेबल हूं। तो मैंने आपको सारे वर्किंग नोट्स दिए, सारे उसके बैकिंग दिए, सारी उसकी थेरी भी दे दी है, सारे उसके फॉर्मूले भी दे दिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे लगता है। ठीक है, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, जो भी है सबके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिया है, जो मैं 4-5 अटेम्प्ट से स्टार्टिंग से देते आया हूँ। ठीक है, तो आप पूरा पहले स्टडी कर लें, हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है, तो ये सब आप समझ लो पहले, मेरा आंसर गलत बोलने के पहले। ठीक है, तो सब मैंने बता दिया है, सब दे दिया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, और उसको यूज कर सकते हो फॉर जून 23 एग्जाम्स। ठीक है, क्लियर है? आंसर्स सब दिए हुए वर्किंग नोट्स के साथ। रॉन्ग क्वेश्चंस क्या है मेरे हिसाब से मैंने बता दिए हैं, किसमें आई वॉज नॉट श्योर वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों था वो भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि एनालिसिस क्या है। ठीक है, पेपर का एनालिसिस भी दिया है, ध्यान दो। तो पेपर का एनालिसिस क्या था सर? इस तरह का आपका पेपर का एनालिसिस है कि सिर्फ 32 क्वेश्चन ही थे। पेपर जब आप देखते हो आपको लगता है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल, आपको लगता है कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा आए हैं, पर ऐसा है नहीं, सिर्फ 32 क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल आए हैं। और मैंने हमेशा से आपको कहा है 70-30 मान के चलो, आप मेरे वीडियो उठा के देख सकते हो, मैंने कभी 80-20 नहीं कहा है। प्रैक्टिकल्स 30 तक आप अज्यूम करके चलो। ठीक है, 30 मेरा जो 70-30 रेशियो है लगभग उतना ही आया है। और मैंने टेस्ट भी जो बनाई थी एक फुल सिलेबस टेस्ट, उसमें भी आई थिंक मैंने 30-32-35 क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल पूछे थे। प्रैक्टिकल हमेशा मैं आपको कह चुका हूं कि ज़्यादा ही अज्यूम करके चलो, कभी भी आपको वो धोखा दे सकते हैं। पर कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं है, उनको जब तक झटका नहीं लगता है ना तब तक वो समझते नहीं है, संभलते नहीं है। ठीक है, ये इशू है। तो 32 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल थे। पार्ट 1 में, पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल थे, और पार्ट बी में थोड़े ज़्यादा ही आते हैं हमेशा, तो 17 क्वेश्चंस आपके पार्ट 2 में, पार्ट बी में आए हैं प्रैक्टिकल्स। ठीक है, इस तरह का ब्रेकअप रहा है। 68 क्वेश्चंस थेरी थे, 32 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल थे। ठीक है, ये आपका ब्रेकअप है। और ये मैंने पूरा चैप्टर लेवल पे जो मेरा टिपिकल कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अलग क्या है मैं उसकी बात करता हूं। ठीक है, अलग क्या था? चैप्टर 1 देखो ओके था, चैप्टर 2 ओके था, 3 एंड 5 कम आया है इस बार। ठीक है, वेटेज में डिक्रीज हुआ है। फिर डिबेंचर भी हल्का सा डिक्रीज हुआ है, 1-2 मार्क। ठीक है, ये ओके है। इंटरप्रिटेशंस कंसोलिडेशन भी ओके है, ये यहाँ उसका इंक्रीमेंट आया है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया है। फिर कैश फ्लो भी आई थिंक ओके है, और ये भी आई थिंक एएस भी ओके है। बस एएस में इस बार का प्रॉब्लम क्या रहा है कि एएस में इस बार 12 से ज़्यादा पूछ लिया है। आई थिंक 8-10 मार्क्स का यहाँ से आ गया है, और पूरा पेपर जो खराब गया है बच्चों का वो इसी के वजह से गया है। इवन मेरे बच्चों का, मेरे बायस का भी पेपर काफ़ी खराब गया है बिकॉज ऑफ दिस। इसमें क्या अलग बात है? ठीक है, पूरा अच्छे से समझ लो बिफोर ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन्स, बिफोर मेकिंग माइंडसेट अबाउट दिस।
प्लीज़ अंडरस्टैंड कि चैप्टर के अंदर क्या है और वो क्यों है। इसमें इंडिविजुअल जो आपके एएस हैं, इंडिविजुअल इंड एएस हैं और इंडिविजुअल जो आईएफआरएस हैं और इवन ओल्ड एएस और न्यू एएस का कंपैरिजन दिया है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये पूरा भर के इंस्टीट्यूट ने कहीं से कॉपी पेस्ट करके बढ़िया तरीके से दे दिया है। अब इंस्टीट्यूट ने कभी ये बॉदर ही नहीं किया है, जिन्होंने ये सिलेबस ड्राफ्ट किया होगा आई एम अज्यूमिंग कि वो एक्सपर्ट होंगे अपने फील्ड में, बट दे हैव फेल्ड टू रियलाइज, दे हैव फेल्ड टू अप्रिशिएट अ फैक्ट कि जो बच्चा है वो इसको कैसे समझेगा। मतलब ठीक है आपको देना था, पर वो कैसे करेगा थोड़ा वो भी आई थिंक उस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आईसीएसआई बहुत ही गलत हो गया इस पॉइंट पे, जो मैं एज अ टीचर इसको फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स से, ठीक है। सीए भी पढ़ा चुका हूँ मैं, सीएस भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, दोनों कोर्सेज इंटर फाइनल लेवल पे मैं सीए भी पढ़ा चुका हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैं डिटेल में सारे पढ़ा चुका हूँ टू सीए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिस पे मैं बात कर रहा हूँ आई एम प्रिटी मच नॉलेजेबल अबाउट दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएस के बच्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपको उसके जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो आपके पूरे सिलेबस में ही नहीं है, पूरे कोर्स में ही नहीं है। एग्जाम्पल, आपको फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग नहीं है, आपको इन्वेंट्री की अकाउंटिंग नहीं है, आपको डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग नहीं है, आपको अमालगमेशंस की अकाउंटिंग नहीं है, आपको लीजेस की अकाउंटिंग नहीं है, आपके पास आपको अर्निंग पर शेयर की अकाउंटिंग नहीं है, आपको आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है ये मैं सम अप कर सकता हूँ। बहुत ही चिंदी सी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्स में। टिपिकली मेरे ख्याल से 2-3 ही एएस हैं या इंड एएस हैं जो आपको समझ सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझ सकता है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है। आपको कंसोलिडेशन से रिलेटेड चीज़ें समझ सकती हैं क्योंकि कंसोलिडेशन आपके सिलेबस में है। तो बस वैल्यूएशन, इंटेंजिबल एसेट, ये आई थिंक 3-4 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्योंकि आपके सिलेबस में आपको समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। और हर एएस को सिर्फ हम रीड नहीं कर सकते, एज अ टीचर मैं बर्डन उतार सकता हूं कि चलो चल रीड कर लेते, लोगों को लगेगा कि चलो सर ने कवर करवाया था, पर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो रिटेन तो होने की मतलब है ही नहीं। बच्चों को जो समझ में आता है वही रिटेन नहीं हो पाता। और हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपको समझ ही नहीं आ रहा वो आप रिटेन करो, जो कि इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, और वो आपका कॉन्फिडेंस लो करती है, ठीक है। अभी तक ये चैप्टर में क्या था भाई, 2-3 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, टिपिकल 3 क्वेश्चन आते थे विच इज वेरी लो और चल जाता था काम, ठीक है। 2 साल से मतलब मैं भी काम चला रहा था ऑनेस्टली, बट अभी एकदम 8-10 क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा पेपर डिस्टर्ब कर दिया इसने, ठीक है। बट स्टिल आई फील कि ये पॉसिबल ही नहीं है एज अ टीचर। अगर मैं आपको चलो पढ़ा भी दूं, एक तो इसको पढ़ाने में मुझे लगता है पर्सनली, जो मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं, आई थिंक 50-60 घंटे लगेंगे। 50-60 पेज ही हैं, पर 50-60 पेज को अच्छे से समझाना भी 50-60 घंटे का काम है, बिकॉज आपको कुछ भी नहीं आता। सोच के देखो, आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती तो उसकी ट्रीटमेंट्स कैसे समझेंगे? आपको अमालगमेशन की बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती, उसके निटिग्रिटीज, उसकी ट्रीटमेंट्स, फिर पुराने एएस और नए एएस में जो चेंजेस हुए हैं उसको आप कैसे अप्रिशिएट कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, मैं बता रहा हूं। मतलब इंस्टीट्यूट को अगर इसको रियली इंपॉर्टेंस देना है, 8 से 10 मार्क का इंपॉर्टेंस देना है, तो आपको तो 3 पार्ट्स बनाने चाहिए चैप्टर के, सब्जेक्ट के। पार्ट ए चैप्टर 9 तक, पार्ट बी अलग से बनाओ सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, जिसमें 10, 11, 12 चैप्टर डाल दो, उसका वेटेज डाल दो 20-30 मार्क, और जो अभी पार्ट बी है उसको पार्ट सी कर लो। ऐसा अगर आप करते हो तो मुझे 50-60 घंटे देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आई एम विल बी वेरी हैप्पी एज अ टीचर टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड इवन स्टूडेंट्स टाइम इन दैट, ठीक है। तो ये इशू है, आप समझो कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने से आपको आ जाएगा, ये पढ़ने से भी नहीं आने वाला टॉपिक है। और जस्ट एक रीड मार के देख लो, आपको आइडिया आ जाएगी मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। फॉरेन करेंसी आपको आता ही नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं है। फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशंस, फिर उसके ट्रीटमेंट्स, उसका बैलेंस शीट का इम्पैक्ट, ये सब कोई चांस ही नहीं है, समझ रहे हो, समझाने का। इसीलिए कह रहा हूं, और समझाना भी है तो फिर पूरा पहले बेस पढ़ाना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी क्या होता है, कहाँ यूज होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। लीजिंग की अकाउंटिंग आपको आती नहीं है,
कैसे, समझ रहे हो? तो बहुत बेस पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा जो सीए कोर्स में होता है, उसके बाद शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो उसके लिए 50-60 घंटे मेरे ख्याल से लगने वाले हैं। तो वो मैं नहीं चाहता कि कोई दे, ठीक है, क्योंकि ये हर अटेम्प्ट में उतना नहीं आ रहा है, एक आध में आ गया है। और मैं वही कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट की गलती है। एक तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस से, पूरे कोर्स से ही कनेक्टेड नहीं है। और अगर आप दे भी रहे हो तो उसको उतनी, उस जितना उसका इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में, उतने ही वेटेज दो जो कि अभी तक आप दे भी रहे थे। अब ये सर अचानक से 8-10 मार्क का क्यों आ गया? कि क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज कर चुका हूँ, मैं टेस्ट पेपर्स बनाता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या इशू रहा होगा। उनको एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे होंगे, तो उनको एक्चुअली ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं मिले। ठीक है, टिपिकली आप इसका वेटेज देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ उनको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, रिपीट 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 कितना पूछेंगे? तो इसीलिए उनको फिर ये चैप्टर मिला, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड चैप्टर था। इवन मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से और यहाँ से 10-11 से भी पूरा पूछा जा चुका है। और मैं पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि 10-11 में ऑलमोस्ट सब पूछा जा चुका है। अगर इंस्टीट्यूट यहाँ से फिर 10-12 मार्क का कुछ पूछती है तो उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या चालाकी की है, 12th चैप्टर को एक्सप्लोर किया है और वहां से भर भर के आपको पूछ लिया है। और इतने खराब क्वेश्चन बनाए हैं, मैं एज अ टीचर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मतलब इंग्लिश ग्रामर पे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही टिपिकल, जो आप कोई मतलब चांस नहीं आप याद रख पाओ। ऐसे ऐसे बहुत ही मतलब गलत क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, बहुत गलत फायदा उठाया है मेरे हिसाब से एज अ बॉडी। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये एग्जाम क्या टेस्ट कर रही है, इस पे सवाल उठता है। आप अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर ही नहीं रहे, आप सब मेमोरी पावर और ये सब टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बार रही है। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस बहुत ही खराब बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर है आई थिंक ओवरव्यू ओके था, कॉस्ट ऑडिट 1-2 मार्क कम आया है, रेशो भी ओके है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से लगभग ओके था, ये पूरा ओके है। पार्ट बी पूरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो चैप्टर 12 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आने के वजह से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा वेटेज है। ठीक है, अब ये एक मैंने यूनिक सा एनालिसिस आपके लिए दिया है कि यस, मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चंस 22 थे। यस, जो मेरे हिसाब से अभी तक हमेशा अंडर 10 होते थे। अभी तक जितने भी न्यू सिलेबस के, करंट सिलेबस के पेपर हुए हैं, अंडर 10 ये आंकड़ा रहा है। और इसीलिए हमेशा पेपर इजी फील होते हैं। 10 से भी कम क्वेश्चन होते हैं जो ऑड आए हैं, या बहुत ही स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ऑड, बहुत ही अंदर अंदर से मॉड्यूल की कोई एक लाइन उठा के पूछ लिया जाता है, जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि बच्चा इतना अंदर अंदर पढ़ पाता होगा। मेरे हिसाब से इस पेपर में 22 क्वेश्चंस थे, सीधे डबल, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा क्वेश्चंस थे जो अनएक्सपेक्टेड थे और टफ थे स्टूडेंट्स के लेवल पे। ठीक है, इसीलिए पेपर काफी टफ था। बट स्टिल अच्छी बात यह है कि 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम चिल्लर थे, बहुत ही ईजी थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पेपर 40, 45, 50 मार्क लेने जैसा भी नहीं था। 50 मार्क तो आप आराम से ले सकते थे, पेपर इतना था। 20 क्वेश्चन तो ये थेरी वाले ही हैं ऑलमोस्ट, जो बहुत ही इजी थे। और इवन प्रैक्टिकल भी मैं कह रहा हूं, आई थिंक 2 से 3 ही क्वेश्चन थे जो थोड़े अलग थे, उल्टे पूछ लिए थे, या थोड़े से अलग तरीके से पूछे थे, या एक आध जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि वो गलत था। बाकी आई थिंक काफी प्रैक्टिकल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे, सिमिलर क्वेश्चंस थे। अगर आपने पास पेपर अच्छे से सॉल्व किए थे, अगर आपने मेरी टाइप वाइज शीट अच्छे से की होगी, तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल्स इजी भी थे। तो मेरे हिसाब से 50 तक तो आप ये ले सकते थे। अगर आप ये कह रहे हो कि आपके 50 भी नहीं आ पा रहे क्योंकि पेपर टफ था, तो मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं। आपका कवरेज कम रहा होगा, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी। जिन्होंने भी ठीक से पढ़ाई की है, अंडरस्टैंडिंग के साथ की है, आई थिंक 50 वो स्कोर कर सकते हैं। इस पेपर में 70-80 स्कोर करना मुश्किल है। ठीक है, यस, अगर कोई 70-80 नहीं स्कोर कर पाया क्योंकि पेपर टफ था, तो आई एग्री, 70-80 स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है इस पेपर में। बट 50-60 आई थिंक स्टिल इट इज पॉसिबल। अगर आपने ज्यादा टोले नहीं मारे, जितने आपको आते हैं कट टू कट उतने सॉल्व करके आप आ गए हो,
तो आई थिंक 55-60 तक इसमें स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने पैनिक नहीं किया होगा पेपर के अंदर तो। ठीक है, तो ये पूरा मेरा एनालिसिस है और भाई ये मेरी पब्लिसिटी है, देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस दे दिया है, ये पूरा वेटेज दे दिया है। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं वही पूछेंगे सर अब हम क्या करें। तो मैंने वही कहा कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बैठ के ये चैप्टर पढ़ने गए ना, आप पूरा स्पॉइल कर दोगे। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो 10 मार्क्स का आया था, ठीक है, अगर मैं कहूँगा 10 मार्क्स का आया था जो टफ था बिल्कुल, मतलब कोई चांस ही नहीं आपको आएगा, तो चलो एटलीस्ट 90 तो है हाथ में, चलो 80 तो है हाथ में, 80 तो है। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर 12 करने गए ना तो आप बाकी सिलेबस पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे, वो भी आपको टफ लगेगा कि इतना मेमोराइज आपको करना पड़ेगा चैप्टर 12 के अंदर, जो कि मैं कह रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ एएस और इंड एएस के नाम और नंबर इतना भी बच्चे याद नहीं कर पा रहे। जो करने की कोशिश कर रहे हैं एक दो अटेम्प्ट से, उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सिर्फ नाम और नंबर इतना टेबल लोग याद नहीं कर पा रहे। अगर मैं इसके अंदर का कंटेंट भी आपको याद करने के लिए कहूंगा ना तो आप तो मर जाओगे, इतना ज्यादा मेमोराइजिंग उसके अंदर है। ट्रीटमेंट्स को मेमोराइज करना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं इसका कोई इलाज नहीं है मेरे हिसाब से। इलाज क्या है कि भाई अगर आईसीएसआई है, इसका एक वेटेज डिसाइड कर ले कि चलो भैया चैप्टर 10, 11, 12 ये 20 मार्क्स का है, तो मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं 60 घंटे भी पढ़ाने को रेडी हूं, क्योंकि क्लियर कट वेटेज है 20 मार्क्स का, तो 60 घंटे भी पॉसिबल है, मतलब लॉजिकल है। ठीक है, बट वेटेज क्योंकि इतना कम है चैप्टर 12 का, 2 से 3 मार्क एवरेज रहा हुआ है, तो अब हर अटेम्प्ट में 10-12 मार्क का आएगा, कौन बोल सकता है। ठीक है, ये इशू है, तो इसलिए तो आप बने रहे इस चैनल पे, मैं आपको गाइड करते रहूँगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इस पर फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, थोड़ा मैं भी और एनालाइज करूँगा, इस चैप्टर के साथ बैठूंगा, टाइम डिवोट करूँगा कि इसको क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, और ग्रेजुअली कुछ रास्ता निकलता है तो डेफिनेटली मैं आपको टिप्स देते रहूँगा। आप चैनल के साथ बने रहें, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलो, तो ये फाइल सर आपकी है, ये पूरे आंसर आपके हैं, अच्छे से बैठें और अच्छे से इसका एनालिसिस कर ले। ठीक है, नए बच्चों को बस मैं क्या बोलना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट को लाइटली मत लो। मैं एक्चुअली खुश हूँ कि ये एक पेपर टफ आया है, क्योंकि लगातार 3 अटेम्प्ट से इतना इजी पेपर आ रहा है कि कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि ये पेपर टफ आ सकता है। लोगों को लगता था कि ये चिल्लर सब्जेक्ट है, इसको बहुत ही साइडलाइन सा कर दिया था, उतना एफर्ट प्रैक्टिकल को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स पे उतना टाइम ही नहीं दिया बच्चों ने, क्योंकि बहुत आसानी से आप 50-60 स्कोर कर रहे थे। तो ये एक रियलिटी चेक है जो बहुत ज़रूरी था, और जो मैं हर अटेम्प्ट में बच्चों को डराता था, पर वो डरते ही नहीं थे क्योंकि पेपर ईजी आ रहा था। बट अब जो मैं डरा रहा था ना, अब वो हो चुका है, और अब आई थिंक आपका जो माइंडसेट है जून 23 के लिए, वो अब हमारा एट पार रहेगा। अब जो मैं कहूँगा आप वो इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि एक पेपर आपको है जो झटका दे चुका है। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगा, इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लो, इसको टाइम दो जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स को देते हो। बाकी सब्जेक्ट्स को लोग बहुत टाइम देते हैं, कंपैरेटिवली इस सब्जेक्ट्स को बहुत कम टाइम दिया जाता है। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे सर सिमिलर क्वेश्चन आए पर फिर भी हमसे जम नहीं रहे। ये सर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने मन में मैथ्स का डर बिठा रखा है। अगर कोई डरा हुआ इंसान है, बिलीव मी, मैं उसको यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो डर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू, थोड़ा सा उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। पहले उसको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर डर है जो मुझे निकालना है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसके अंदर डर है, तो कैसे निकलेगा? पहले आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं मैथ्स के डर की वजह से सॉल्व नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन टफ है, मैं बेसिक इक्वेशन, फ्लिप, उल्टा क्वेश्चन, अब इस पेपर में भी एक क्वेश्चन उल्टा आया था, वेटेड एवरेज कॉस्ट का, या कोई तो एक कॉस्ट वाला रिवर्स क्वेश्चन है बहुत इजी। सेम क्वेश्चन सीधे वाले बहुत सारे आपने सॉल्व किए होंगे, बस इस पेपर में वो उल्टा पूछ लिया, तो आप बोलोगे टफ है। नहीं भाई, टफ नहीं था, कंसेप्चुअली वो टफ था ही नहीं, बस वो मैथमेटिकली टफ था। तो आपको मैथ्स भी काम करना पड़ेगा ना।
आप अकाउंट्स पे कैसे काम कर सकते हो? अकाउंट्स का उसमें कोई इशू था ही नहीं, वो मैथ्स का इशू है। तो आपको मैथ्स पे बेसिकली थोड़ा सा काम करना है, मैथ्स को फेस करना है, मैथ्स को फेस करना है, समझना है कि आपको कहाँ डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है। आपको इक्वेशन घुमाते नहीं आता, आपको साइन चेंज करते नहीं आता, आपको डिवाइड करते नहीं आता, आपको स्क्वायर निकालते नहीं आता या पावर निकालते नहीं आता। आपको जो भी इशू है पहले आप उसको फेस करो, लिस्ट बनाओ और वहां टीचर से हेल्प लो। वहां टीचर आपको एक्चुअली हेल्प कर सकता है। पर आप सिर्फ कहोगे मेरे को प्रैक्टिकल नहीं जम रहा है सर, मैं पूरे प्रैक्टिकल स्किप करके जा सकता हूं क्या? तो ये पेपर एक तमाचा है आपके लिए, ठीक है? ये पेपर आपके मुंह पे एक बहुत ही बढ़िया तमाचा है कि अब आप इस तरह के सवाल मुझसे नहीं करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट अब जून 23 में कोई मुझसे एक घटिया सवाल नहीं करेगा कि क्या सर हम पूरे प्रैक्टिकल छोड़ के जा सकते हैं। देख लो, नहीं जा सकते, क्योंकि थेरी पे आप पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। 68 मार्क्स की थेरी है, बहुत अच्छा। देखो 68 मार्क्स है, पर क्या आप 68 की सॉल्व कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना। तो वही कह रहा हूं, थेरी कोई भी चीज पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो इसीलिए कह रहा हूं ये सवाल अब बंद हो जाना चाहिए, आई होप सो। और ये बहुत ही अच्छा पेपर है और ये इस सवाल को एटलीस्ट पूरा उनका मुंह बंद कर देगी, ठीक है? चलिए, तो ये सब था गाइस। ये फाइल टेलीग्राम में आपको मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो जितना बताना था, समझाना था, फटकारना था, सब मैंने बता दिया है। आई होप आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी, सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, जो जून 23 दे रहे होंगे। और बने रहिए इस चैनल पे, बहुत गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है? कुछ ना कुछ मैं भी इस पे, जैसे मैं एनालाइज करूंगा, कुछ ना कुछ मैं इनिशिएटिव ज़रूर लाऊंगा यूट्यूब पे टू हेल्प स्टूडेंट्स टू टैकल सच पेपर, ठीक है? तो बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। और अगर आपको ये आई ओपनर लगा है जो बातें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इससे एग्री करते हो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो नए ईईटी के बच्चे आ रहे हैं, जिनको अकाउंट्स का बेस नहीं आता बहुत ज़्यादा और वो स्ट्रगल करते हैं या उनको समझ नहीं आता है कैसे चीज़ें करें, तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो सही जगहों पे सही एफर्ट्स डाल पाएँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। और एफएम के आंसर में इसके बाद डालने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।